This conference will now be recorded. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक मिनट मैं इसी तरह अच्छा जी, आज सबसे पहले हम अपना जो बेसिक क्वेश्चन है इसको आपने जरा तवज्जो से सुनना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आपने मेरे से दरमियान में पूछ लेना। हमारा जो सेल्स टैक्स का क्वेश्चन है बेसिकली होगा वो नॉर्मल क्वेश्चन जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो कॉमन इनपुट टैक्स से स्टार्ट होगा। इसकी पहचान क्या होगी कि हमारे पास जो सप्लाईज हैं वो उसमें हमारे पास सप्लाई में लोकल सप्लाई गिवन होगी, ठीक है। उसमें हमारे पास एक्सपोर्ट गिवन होगी, एक्सपोर्ट हो सकता है या जीरो रेटेड गुड्स और भी हो सकती हैं जो हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा एग्जाम्प्ट गुड जो है वो भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो हमें, ये तो हमारे आउटफ्लोज हो गए ना, जो हमारा इनपुट होगा ना, इनपुट टैक्स, उसके अंदर एग्जामिनर अगर तो हमें इसकी अलग से बता दें कि जनाब यहाँ इतना यूज हुआ, ये यहाँ एक्सपोर्ट में जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया वो इतना है, एग्जाम्प्ट गुड्स में वो उसकी अलग से सिचुएशन बता दे, यानी हर चीज अलग अलग पता है, तो फिर हमारा ये वर्किंग वन पे नहीं हम जाएंगे। ये वर्किंग वन उसी वक्त आएगी जब हमें यहाँ पर वो कुछ नहीं बता रहा, वो सिर्फ हमें जो है वो इनपुट की क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जी मैंने परचेज इतने की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये है, फिक्स एसेट ये है, कुछ नहीं बता रहा, तो तब हम इसमें ज्यूम करेंगे कि ये जो हमारी परचेज है वो इन तीनों में अपोर्शन हुई हुई है, तो फिर हम लेकर चलेंगे। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन में स्टेप होगा। अच्छा जी, उस क्वेश्चन के जो टिपिकल मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ उसके अंदर आप हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमने परचेजेस वो ढूंढनी है। अच्छा, हो सकता है कि इस इनपुट टैक्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस हो, या इसमें हमारे पास कोई सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हो, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में था उसने बिल पे किया था जो क्लियरिंग एजेंट था, आया ना आपके फोर्थ क्वेश्चन में। इसी तरह कोई और भी आपके पास जो डायरेक्ट आपका इनपुट हो वो एग्जाम में आ सकते हैं आपको। ये आपने नहीं लिखना, वैसे मैं समझाने के लिए आपको ये बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह वो तमाम इनपुट टैक्स जो आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, जो स्पेसिफिक होंगे, जो कॉमन होंगे, जिनका बताया नहीं गया, तो हमने क्या करना है उन तमाम को अपने क्वेश्चन में ले लेना। उसके बाद है परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्संस, के हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की, वो नहीं आएगी क्योंकि वो हमें इनवाइस नहीं दे सकता। अच्छा, इसमें वो आइटम भी आ सकती, रिवर्सल भी बढ़ सकती है, ठीक है। क्रेडिट्स, क्रेडिटर्स नॉट पेड विद इन 180 डेज, जो हमने पेमेंट्स की 180 डेज उसकी रिवर्सल डालनी है, हमने उसको इसमें से माइनस करना है। यानी हमने अगर पिछले सालों में कोई परचेज की थी और उसकी पेमेंट अभी तक हम नहीं कर पाए, तो उसको हमने क्या करना है, अभी यहाँ पर माइनस कर देना है उसमें से। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ इनवाइसेस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड से मुराद ये है कि इस महीने की परचेज भी आप ले सकते हैं इसके अंदर, करंट मंथ की, प्लस इसमें प्रीवियस मंथ्स की भी आ सकती हैं। यानी आप, लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी महीने इनपुट क्लेम नहीं कर सके,
उसका तरीकेकार क्या है कि आप उससे अगले 6 महीनों तक उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। कोई रीजन हो सकती है कि आपके पास इनवॉइस नहीं मिला या सिस्टम आ गई, क्लेम नहीं किया, तो आप अगले 6 महीनों में भी उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपको जनवरी में आपने सप्लाई ली, लेकिन आप किसी वजह से उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सके, ठीक है, तो अब आपके पास कितने महीने हैं? जनवरी, मार्च, ठीक है, प्लस अप्रैल में भी उसका इनपुट क्लेम किया जा सकता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 2 3 4 5, मार्च, 1 2 3 4 5, अगस्त। तो अगस्त तक आप जो है, अगर आपने परचेज कोई की है जनवरी में, तो आपके पास टाइम है कि आप उसका अगले 6 महीनों में भी इनपुट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। जो क्रेडिटर्स हैं जो आपने परचेज की आज से पिछले माह की, और इस महीने जो पिछले महीने उसके 180 डेज एक्सपायर हो गए इस महीने में, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपका वो रिवर्सल पड़ जाएगी। जो भी आपकी परचेजेस हैं उसकी क्या पड़ जाएगी, इसमें रिवर्सल डाल देंगे उसकी। ये दो अक्सर ये जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, स्टूडेंट बहुत ज्यादा इधर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपने लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी। एक तो मैंने ये बात की, इसको भी जरा आपने जहन में रखना है, दोबारा सुन लें कि परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अगर आपने परचेज की हैं किसी महीने में, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसकी पिछले 6 माह की आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं, उसकी पिछले 6 माह तक की क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर इस महीने को हम लें, जनवरी का, हम आज अगर करें, जनवरी का महीना हमारे पास है, तो आप देखें कि हम कहां तक जा सकते हैं, यानी किस किस महीने की इनवॉइस हम क्लेम कर सकते हैं। तो इससे पीछे चले जाएं, दिसंबर में अगर परचेज की है तो वो भी जनवरी में क्लेम की जा सकती है, अक्टूबर की, और इससे पहले नवंबर था, और नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या कर सकते हैं कि जनवरी में हम जुलाई तक की क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जनवरी में हमारे पास अगर कोई जून की इनवॉइस पड़ी हुई है, यानी जनवरी में हमने परचेज की थी और अभी तक हम उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सके, तो उसका जनवरी में आप जो है वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते इस इनवॉइस का, ठीक है। तो जून के लिए इसकी क्या लास्ट डेट थी? दिसंबर, क्योंकि इसके बाद जून में से अगर निकाल दें जून को, 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक आप इसका इनपुट क्लेम कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 यहां तक। अब जनवरी में इस इनवॉइस के जो जून में आपने परचेज की थी उसके टाइम लैप्स कर गया हुआ है, समझ आ रही मेरी बात की, तो ये उसकी लास्ट डेट थी। लेकिन जुलाई के लिए लास्ट डेट क्या है? जनवरी। अब अगर जुलाई में आपने परचेज की थी तो आप फरवरी में उसकी इनपुट क्लेम करने जा रहे हैं तो वो नहीं होगी। इसी तरह अगस्त की जो है वो कर सकते हैं, यानी ये जो आपको सारे महीने नजर आ रहे हैं इसकी आप जनवरी में इनपुट क्लेम कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट था कि दोबारा सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोई इनपुट किसी स्पेसिफिक मंथ में क्लेम नहीं कर सके तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि अगले 6 माह तक क्लेम कर सकते हैं, ये मैं बात बता रहा हूँ। और वो पेमेंट्स जो आज आप जो है जो परचेज की आपने आज अगर परचेज की है तो उसकी पेमेंट आप 180 दिनों के अंदर अंदर आपने करना होती है। ये बात समझ आ रही है? आपने 180 डेज के अंदर अंदर उसकी पेमेंट लाजमी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो टाइम एक्सपायर होने के बाद ये जो जितने क्रेडिटर थे जिसके ऊपर आप इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं उसकी रिवर्सल पड़ जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए भी यही रूल है? नहीं, ये टैक्सेबल के लिए रूल है। टैक्सेबल से मुराद जीरो रेटेड और आपकी जो है वो टैक्सेबल गुड जो है, दोनों इसमें शामिल होंगी। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपका वो जो रूल है वो जो रिवर्सल हो जाएगी, या आपने जो इनपुट क्लेम किया हुआ है, रिफंड क्लेम किया हुआ है, तो उसकी भी आपको वापसी पड़ जाएगी। ये रूल इसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये था परचेजेस के अंदर, आपने वो तमाम परचेजेस क्वेश्चन में से ढूंढनी है, जो कॉमन होंगी वो यहाँ आपने लिख देनी है,
और अगर कोई रिवर्सल है तो वो भी आपने डालनी है। इसी तरह परचेजेज रिटर्न को आपने यहाँ लिखना है। जो परचेजेज रिटर्न है, अनलेस के कुछ स्पेसिफिक ना हो, हम परचेजेज को भी क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारी तमाम रॉ मटेरियल की कॉमन परचेजेज इधर आ जाएंगी हमारे क्वेश्चन के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर सर जी। सर टैक्सेबल और जीरो रेटेड गुड्स का आप क्या बता रहे थे? मैंने कहा कि अगर आपने पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं की, जिसका आप इनपुट क्लेम कर चुके हो या रिफंड कर चुके हुए हो, उसकी रिवर्सल डाल देनी है आपने। यहाँ पर तो सिर्फ टैक्सेबल आएंगी ना, क्योंकि ये जो रेजिजुअल इनपुट टैक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो सिर्फ टैक्सेबल का कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स एसेट मौजूद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ एनी, ठीक है, तो वो भी आपने कैलकुलेट कर लेना है। जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हमारा ये क्या होगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारे का हिस्सा बन जाएगा। अब आप इसका जो इनपुट है वो यहाँ आ जाएगा, और फिक्स एसेट जो है वो आप इनपुट उसका यहाँ लिखेंगे अगर क्वेश्चन में मौजूद है तो, और उसके मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, अपॉर्शनमेंट करेंगे। अब आ जाए सप्लाईज के ऊपर। सप्लाईज किस किस को आपने यहाँ लिखनी है, रजिस्टर्ड पर्सन, एक्सक्यूज मी सर। अनरजिस्टर्ड पर्सन को। जी। सर जो डेबिट नोट है वो तो हम परचेजेस के अगेंस्ट इशू कर देते हैं, तो वो हम परचेजेस से ही अगर इनपुट में ही उसे लेस कर दे तो हमें अपोर्शन करने की जरूरत है उसकी? आपने लेस नहीं करना परचेजेस में से। उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर जो है वो क्या करता है कि अपने सोल्यूशन के मुताबिक उसको चेक कर रहा होता है, वो आइटम बाय आइटम चल रहा होता है उसे। ठीक है, जी इस तरह सर से ठीक है। आपने लेकर चलना है। तो यहाँ पर आ गई आपकी सेल्स टैक्स टू रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ड्राइंग्स आ गई आपकी, और आगे में लिखा है ड्राइंग्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। उसके बाद है गुड्स टू एम्प्लॉइज, गुड्स टेकन बाय एम्प्लॉइज लिख देनी चाहिए। गुड्स दे दी गई या टेकन बाय एम्प्लॉइज, आपने उसको सैलरी के अगेंस्ट पेमेंट कर दी कोई गुड्स की, ठीक है। उसके बाद लोकल सप्लाईज आपने, ये सारी आउटफ्लोज हैं, ये याद रखें, अपॉर्शनमेंट जो कर रहे हैं ये सारी क्या है, आपकी सेल्स हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, ये सेल्स हैं, ये आउटफ्लोज हैं आपके, ये इंक्लूसिव नहीं होने चाहिए, ये सारे एक्सक्लूसिव होंगे, ये बात याद रखें, ये अमाउंट सारी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस आपने यहाँ लिखनी है। उसके बाद अगर आपने कुछ सैंपल दिए हैं वो भी आपके टोटली टैक्सेबल हैं, ठीक हो गया, ये सारी चीजें आपने यहाँ लिखनी है। फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और इसके अलावा कोई और जीरो रेटेड गुड्स भी हो सकती हैं जो एक्सपोर्ट नहीं हुई, ये लाजमी नहीं कि एक्सपोर्ट हुई है आपकी, कुछ जीरो रेटेड गुड्स है वो भी आपने इसमें शामिल कर देनी है, जैसे साइकिल्स हैं, बाइसिकल्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद आगे आपकी एग्जाम्प्ट गुड्स, वो आपने यहाँ लिख लेनी है। ये दोनों कहाँ से आएंगी, आपकी वर्किंग वन से आएंगी, ये दोनों अमाउंट जो आपने जिनकी अपॉर्शनमेंट करनी है, जो सॉरी ये वाली जो अमाउंट्स हैं इनकी आगे आपने अपॉर्शनमेंट करनी है। मैं इसको ये लिख दूं, ये तो एग्जाम्प्ट गुड्स का आ गया ना, तो ये हमारी जो अपॉर्शनमेंट होनी है ये यहाँ पर हम इसको करके वो लेकर आएंगे। ये जो ऊपर ये हमारी अपॉर्शनड वैल्यू आ रही होंगी, जो जो आपको कलर नजर आ रहे हैं, नीचे वैल्यू हम ऊपर से इसको वो लेकर आएंगे। अब आगे अगर थर्ड शेड्यूल की आइटम हमारे क्वेश्चन में मौजूद हो तो उसको कैसे लिखना है, ये सुनिएगा कि आपने उसको अलग करना है। अगर तो वो उसका हिस्सा है तो फिर तो ऐड करेंगे, नॉर्मली अगर आप उसको लेंगे थर्ड शेड्यूल की आइटम्स को, अगर उसका इन दोबारा सुनिएगा, अगर उसका इनपुट और आउटपुट अलग अलग से गिवन है, मैं बात को रिटेल गुड्स अलग कर रखिएगा, अलग से रखना है, यहाँ पर लिखना है आपने सप्लाईज ऑफ रिटेल गुड्स, ठीक है। मैं आगे लिख रहा हूँ ट्रेडिंग की शक्ल में, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी तो फिर उसका इनपुट आपने यहाँ पर बिल्कुल अलग से रखना है, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है?
अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने इसका आउटपुट आपने लिखना है, ठीक है। और इसी के साथ जब आपने इनपुट उसका डालना है तो यहाँ पर अलग से उसका इनपुट आपने अलग से क्लेम करना है। वो 90% के ऊपर हो उसका वो नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं एहतियातन लिख रहा हूं ताकि आपको सप्लाईज ऑफ रिटेल गुड्स ट्रेडिंग में वो सारी की सारी वैल्यूज आपने इधर लिखी। ये बात समझ आ गई है? तो ये एक पॉसिबल मैंने बना दिया आपको। ये एक्सपेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये डिफर करेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा। इसमें चांसेस हैं कि कुछ चीज आपकी डिफरेंट हो, इसलिए इससे घबराना नहीं है आपने। ये एक पॉसिबिलिटी, बार बार कह रहा हूँ, ये एक पॉसिबल सिचुएशन है कि जो मैंने क्रिएट की, बाकी किसी क्वेश्चन में ये चेंज हो सकता है, ठीक है जी। इसके जरा हम स्पेल चेक भी लगा लें इसके ऊपर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है, ये मैं इसको फाइल सेव एज, आपने कहा कि हमें पीडीएफ में करना है, सेल्स टैक्स। जनरल, सेल्स टैक्स फॉर्मेट कहाँ मैंने सेव कर, दोबारा फाइल में सेव कर लूँ जरा, मुझे पता नहीं चल रहा मैंने कहाँ सेव कर दिया उसे। मैं जरा अपनी वो फाइल ढूंढूंगी कहाँ सेव होगी। क्वेश्चन फॉर्मेट, नहीं जी, ये पहले मैं आपको मेल कर दूं। लें जी, मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेट सबसे पहले तो कहते हैं आपने घबराना नहीं है। चलें जी, अब मेरे से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पहले पूछ लें, फिर हम आगे चलेंगे। This conference will now be recorded. विद होल्डिंग टैक्स आपके बेटा सिलेबस में नहीं है।
अभी हमारा जो फॉर्मेट है ना क्वेश्चंस का, मैं जरा उसको कॉपी करूं फिर मैं आपसे बात करता हूं। ये देखिएगा, आज जो अभी मैंने बात करनी है ना जी, आप मेरा तो ये काम है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने कहा था मुझे फॉर्मेट बना दें, इसलिए मैंने, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। चलें, मेरे लिए भी एक अच्छी चीज़ तैयार हो गई, नेक्स्ट टाइम भी यूज़ हो जाया करेगी। यहाँ पर अभी जो हमारा क्वेश्चन है ना बेटा, वो किसके रिगार्डिंग है, ये सुनिएगा ज़रा। एक चीज़ है हमारी ये 90% का रूल, और दूसरा है फर्दर टैक्स का। अब सवाल ये है कि क्या हर दफ़ा हमने अपने इनपुट टैक्स को 90% विच एवर इज लोअर का रूल लगाना है या नहीं लगाना, ये सवाल है। कुछ ऐसे हालात एग्जाम में होंगे जहां पर हमने ये 90% वाला लफ्ज नहीं लिखना, उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस यानी वो क्या हालात होंगे, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस we will not apply section 8B। यानी वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हम 90% का रूल एग्जाम में लिखेंगे ही नहीं। यानी आपके पास क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो इनपुट टैक्स है, लेट्स सपोज कि वो आ जाता है, मैं यहाँ एग्जांपल लेने लगा हूँ कि मेरे पास जो टोटल इनपुट टैक्स जो आ गया, ये सारा तीनों को कंप्यूट करने के बाद वो लेट्स सपोज मेरे पास आ गया 100, और मेरा जो 90% है वो आ गया 80। तो मैंने एग्जाम में नॉर्मली क्या लिखना है, 80 लिखना है। लेकिन कुछ हालात ऐसे होंगे जहां पर मुझे 80 लिखना ही नहीं है। एक तो ये वाली एक्सेप्शन आज हमने डिस्कस करनी है, लेकिन ये बाद में। उससे पहले ये हमने डिस्कस करना है कि ये जो हमने गुड्स सप्लाई की थी अनरजिस्टर्ड को, यहाँ पर जो गुड्स हमने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई की थी। अच्छा, यहाँ भी एक चीज मैं आपको समझाता चलूं, अगर हमने यहाँ पर अपोर्शनमेंट करते हुए तमाम सप्लाईज यहीं पे ले ली हुई हैं, यहाँ तक ये बात याद रखिए, यहाँ पर हमने टोटल कर लिया हुआ है, तो दोबारा एग्जाम में आपने इसको यहाँ करने की फिर जरूरत नहीं है, डबलिंग नहीं करनी दोबारा। फिर आप बजाय ये सारी चीज दोनों लिखने के, यहाँ बार बार लिखने के, आप यहीं से ही लिख देंगे सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, और आगे यहाँ लिख देंगे वर्किंग टू। मैं ये वर्किंग टू से अमाउंट लेकर आया हूँ, वो आप अमाउंट लिखें और उसका 17% लेके अपने क्वेश्चन को शुरू कर लें। ठीक है, यानी वो जो आपने पोर्शनमेंट में नीचे टोटल किया है ना, ये वाला, ये जो टोटल किया आपने, फिर आप इसी को भी अपने क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि टाइम सेव हो जाए। ऑलरेडी मैं कैलकुलेट तो कर चुका हूँ, यही अमाउंट टोटल ऊपर लिख के करना क्या है, सिर्फ उसका 17% ले लेना है। अच्छा, यहाँ एहतियात ये करनी है कि आपने इस वर्किंग के अंदर, इस कॉलम के अंदर टैक्स नहीं लेना, ओरिजिनल अमाउंट लेनी है। ओरिजिनल अमाउंट आपने वो लेनी है, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हमेशा यहाँ पर अमाउंट आपने लेनी है। ये वाला जो हम होगा हमारा, वो इनपुट ही होगा, ये दोनों हमारी टैक्स की वैल्यूज ही होंगी ये। ठीक है ना, यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यूज आएंगी। क्योंकि यहाँ ये ओरिजिनल वैल्यू आएगी, इसलिए हम लिहाजा ऊपर जाके इसका 17% यहाँ पर वो यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमने करना है इसको। अब सवाल ये है कि क्या हर गुड्स जो भी हम अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे, वो बेशक यहाँ हमने लिखी हो या हमने अपनी वर्किंग में लिखी हो, जहां पर भी लिखी हो, क्या हमेशा तमाम गुड्स का यहाँ पर 3% लेंगे या नहीं लेंगे, ये सवाल है। तो इसकी भी लॉ ने एक्सेप्शन दी हुई है।
कि किन हालात में when goods are supplied to unregistered person but 3% further tax is not applicable। ये है सवाल। मैं आपको मिसाल देता हूं उसकी। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि आप अगर एंड कंज्यूमर को सेल करेंगे तो फिर आप सिर्फ 17% टैक्स देंगे, फर्दर टैक्स नहीं देंगे। ठीक होगी बात। अब एग्जामिनर हमें ये कहता है, वो कहता है कि मेरी टोटल जो सेल है अनरजिस्टर्ड पर्सन को वो है 1 लाख रुपए की। इसमें से मैंने एंड कंज्यूमर को जो सेल की वो की मैंने 30,000 की। तो हमने क्या एग्जाम में करना है कि जो सेल है उसका तो 17% हमने इन एनी केस करना ही करना है ना, 17,000 तो लेना ही लेना है। लेकिन जब क्वेश्चन में नीचे जाके फर्दर टैक्स लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर 1 लाख में से हम 30,000 माइनस करेंगे तो बाकी क्या आ जाएगा आपका 70,000। इसका 3% लेंगे क्योंकि ये जो इसके अंदर 30,000 रुपया शामिल था, इसके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगना था। तो हमारे पास जो यहाँ पर फिर इसका 3% आएगा। अच्छा अब देखिएगा, लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसी बात ना करे, वो खामोश है, तो फिर हमने नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करना होता है, फिर हमने इस तमाम वैल्यू के ऊपर हमने पूरे लाख के ऊपर ही 3% टैक्स हमने वो लेना होता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर 3,000 पूरे का पूरा लिखेंगे। तो इसको आप सप्लाई एंड कंज्यूमर को करें, अनरजिस्टर्ड को जिसको मर्जी करें, यहाँ चेंज नहीं आएगी, यहाँ चेंज नहीं आएगी। ये हमेशा वैल्यू, यानी आप रजिस्टर्ड को करें या अनरजिस्टर्ड को करें, 17% तो देना ही देना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो फर्दर टैक्स है ना, इस वैल्यू को आपने एग्जाम में ध्यान से देखना है कि क्या इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज भी मौजूद हैं जिनके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगता, वो हो सकती हैं। तो इसलिए एग्जाम के अंदर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। इसको हमने आगे देख कर चलना है। समझ आ गई? आज हमारी पहली एक्सेप्शन ये होंगी। ठीक है, उसको पहले ध्यान से आपने सुनना है। जरा पेज नंबर देखने आपकी किताब का, फर्दर टैक्स की एक्सेप्शन किधर लिखी हुई है। सेल्स टैक्स की जो फर्दर की एक्सेप्शन है, एक पेज नोट कीजिएगा आप, सर 475 के एंड पे 475 जी, 475 नोट कीजिएगा। आपका जो फर्दर टैक्स की है उसकी मैं यहाँ नोट कर दूंगा आपको। आपकी किताब में ये है, इसकी एक्सेप्शन है पेज 475 के ऊपर। और 90% की एक्सेप्शन किधर है वो भी मैं आपको जरा बता दूं, वो है 491 के ऊपर। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको रटा लगाना आपने, इसको अच्छी तरह याद करना। ठीक है, तो पहले इसको सुनिएगा, उसके बाद जो आपको प्रॉब्लम आए मेरे से आपने वो डिस्कस करनी। ठीक है जी। शुएब मुझे ना मैसेज कर देना अगर आवाज ठीक आ रही हुई तो। ठीक है, देखिए ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये बड़ी अहम बात है।
बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपसे शेयर कर रहा होता हूँ। देखें, आपने जो भी चीज परचेज की या आप उसको अपनी प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, उसको हम इनपुट्स कहते हैं। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने बिजली इस्तेमाल की, ठीक है, तो इसके बाद आपका पैकिंग मटेरियल आ गया, ये सारी चीजें आपके इनपुट्स कहलाते हैं। लेकिन जब चीज मैन्युफैक्चर हो जाती है ना, तो उसके बाद वो निकलने के तरीके क्या क्या है। एक ये है कि आप उसकी लोकल सेल करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये आपकी आउटपुट कहलाती है और आप उसके ऊपर 70% टैक्स देते हैं। दूसरी चीज सुनिएगा कि आप लोकल सेल करते हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये भी आपका आउटपुट है, इसके ऊपर आप 17% भी देते हो और क्वेश्चन के एंड के ऊपर 3% फर्दर टैक्स भी कैलकुलेट होता है इसके ऊपर, ठीक है। इसका एक और तरीका भी होता है कि आपकी ये गुड्स आपके एम्प्लॉय ले जाते हैं, आप खुद ले जाते हैं, ऑनर जो है वो ड्राइंग्स करता है, ठीक है। अच्छा, या आप सैंपलिंग करते हैं, यानी अपने एम्प्लॉयज को या वैसे ही सैंपलिंग करते हैं, जिसको लोकल सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि सर सैलरीज जो है वो भी इनपुट टैक्स में होंगी। नहीं बेटा, हमारे पास कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है वो जो सर्विसेज पे है वो प्रोविंसेस ने लगाया हुआ है, वो फाइनल में है लेकिन कैफ लेवल में प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में है नहीं। दूसरी बात ये कि क्या सैलरीज पे टैक्स लगा हुआ है, आंसर इज नो। सैलरीज पे पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। बाकी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, जैसे क्लियरिंग एजेंट्स आ गए थे आपके पास, कोरियर सर्विसेज है उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगा हुआ है। वो भी उस वक्त लेंगे जब आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी में यूज हो रहा होगा, जब आप उसके एंड कंज्यूमर नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे कि क्लियरिंग एजेंट है, आपने कोई पर्सनल चीजें अपनी इंपोर्ट करवाई हैं तो उसके ऊपर फिर आपका सेल्स टैक्स नहीं होगा, समझ आ रही बात। कोरियर आपकी कोई पर्सनल डाक आई है उसलिए नहीं, लेकिन अगर आप जो है वो दे रहे हैं, आपने गुड्स शिप करवाई है, उसकी कोरियर आपने पेमेंट की है, कोई उसकी इनवाइस वगैरह का सिलसिला चल रहा है, डायरेक्ट टैक्सेबल सप्लाईज में यूज हो रहा है तो फिर लेंगे। लेकिन अगर ऑफिस की खतो किताबत हो रही है तो उसके लिए भी हमारा कोरियर यूज नहीं होगा, क्योंकि उसके आप डायरेक्ट कंज्यूमर हैं, वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, उसको भी हम एग्जाम में इग्नोर करेंगे। कि आपकी जो गुड्स हैं ये डेट में यूज हो जाती हैं, यानी आपने किसी का कर्जा देना था तो आपने उसकी बजाय क्या कर दिया, उसको माल दे दिया, उसको पैसे मगज दे दिया कि नहीं जी मैंने आपके पैसे देने थे, ये मेरे से आप मेरी चीज उठा के ले जाएं। इसके अलावा ये चीजें जो है ये आपकी डिस्ट्रॉय भी होती हैं, ठीक है। आग लग गई, पॉइंट है ना डिस्ट्रक्शन का, ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेरे से रिपीट करवाते हैं, तो खुदा के वास्ते इसको जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। लॉ के अंदर ये बात लिखी है कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएं, जाहिर बात है कि मेरी चीजें जाया हो गई हैं तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में तो अब नहीं आएंगी। पहली बात तो ये होगी कि उसके 17% तो हमने नहीं लेना, आउटपुट में नहीं जाएंगी। सवाल अगले पैदा होता है कि क्या जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, क्या मैं उसके ऊपर टैक्स तो दे चुका हूँ, 1 लाख की चीजें हैं, 17,000 में दे, अब ये जो 17,000 रुपया है इसका मैं क्या करूंगा। लॉ में एक चीज लिखी हुई है कि आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, खत्म होगी, ना आउटपुट ना इनपुट। लेकिन अब मैं कुछ चीजें इसमें डिस्कस करूंगा, उसको आपने ध्यान से देखना है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि ये चीजें आपने इस महीने में परचेज की हैं, और ये भी पॉसिबल है कि ये आपने आज से 2-3 माह पहले परचेज की थी, जाया आज हुई है। ये दोनों में फर्क है, आज चीजें खरीदी और इसी महीने जाया हो गई,
ये और चीज है। एक है कि ये चीज मैंने पहले खरीदी थी 3 माह पहले, अभी मेरे स्टोर में पड़ी हुई थी, उसके ऊपर मैं इनपुट क्लेम कर चुका हुआ हूँ और जाया आज हो रही हैं इस महीने में, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कि वो चीजें जो मैंने आज से 3 माह पहले 4 माह पहले परचेज की थी आज वो जाया हो गई। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये है कि आज जो चीजें मंगवाई थी वो जाया हो गई हैं, लेकिन उसका इनपुट मेरी उसमें पड़ा हुआ है। तो सिचुएशन को समझते हुए हमने आगे वो चलना है। ये भी आपका इशू बन जाता है। ठीक है, अच्छा आप चीजें एम्प्लॉइज को बेचें, ड्राइंग्स हो जाएं, डेट के अगेंस्ट चले जाएं, ये आपका आउटपुट है। आपको इस पे टैक्स देना है 17%। क्या 3% भी देना? नहीं देना। ठीक है, आपने सिर्फ इसके ऊपर भी 17%, इसके ऊपर भी 17% आपने उसको देना है। अगर डेट आपने दिया है रजिस्टर्ड को तो 17% डेट के अगेंस्ट, अगर आपने अनरजिस्टर्ड के अगेंस्ट दिया तो फिर आपका वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। अब आ जाते हैं अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर क्या होगा, सुनिएगा। अब है कि गुड्स डिस्ट्रॉय जो हुई थी क्या वो यूजेबल थी या एक्सपायर्ड थी? अगर तो ये एक्सपायर्ड थी तो फिर आप इसका जो है वो इसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। अब सुनिएगा, आप कहेंगे सर बात तो आप आउटपुट की कर रहे हैं तो इनपुट कहाँ से आ गया? बात आप आउटपुट की कर रहे हैं, इनपुट कहाँ से आ गया? ये बात जरा समझने वाली है, थोड़ी सी मुश्किल से समझ आने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको आराम से समझ आ जाए। देखें, आपने अगस्त के महीने में एक चीज परचेज की 100 की और इसका 17% आप इनपुट ले चुके हुए हैं, अपने आउटपुट में से अगस्त के महीने में माइनस कर चुके हुए हैं। इसकी 2 माह की एक्सपायरी थी, अक्टूबर नवंबर। दिसंबर में आपके पास चीज पड़ी हुई है, पड़ी एक्सपायर हो गई। क्या हुआ? पड़ी एक्सपायर हो गई, या आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फेंक दिया आपने कि भी खत्म हो गई। अब आपने ये जो इनपुट इसका क्लेम किया हुआ है ना, इसकी रिवर्सल पड़ जाएगी, यानी अब आप जाके अपने इनपुट में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब समझ आई? आपके स्टॉक में से चीज निकली है, पहली बात ये है कि इसका आउटपुट आएगा नहीं आएगा। आपने कोई चीज फेंक दी, देखें जो भी चीज आपके गोडाउन में से निकलेगी ना, आपकी दुकान में से निकलेगी, फौरन सेल्स टैक्स वाला उसको झपटा मारेंगे। समझे कि सेल्स टैक्स एक परिंदा है जो आपकी दुकान पे हर वक्त बैठा रहता है। जैसे ही कोई चीज लेके निकलता है वो फौरन 17% उसके ऊपर लगा देता है। लेकिन जब कोई चीज डिस्ट्रॉय होती है ना, जाया हो जाती है, उसके ऊपर फिर आउटपुट नहीं होता, फिर आप उसका आउटपुट नहीं देते क्योंकि चीज जाया हो चुकी है, आपने बेची तो नहीं है। हाँ, ये चीज ज़हन में रखा करें कि आपने उसको जाया करते हुए उस परिंदे को लाजमी बुलाना है सेल्स टैक्स वालों को कि भाई मैं जाया कर रहा हूँ। उनकी सुपरविजन में चीज जाया होनी चाहिए, और अगर आपने चीज जाया कर दी, उनको इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो आपकी सेल ट्रीट की जाएगी और आपका आउटपुट बन जाएगा उसके ऊपर। मुझे याद है कि हम एफसी कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस वक्त एक ट्रक था गोल्ड लीफ का, वो गिर गया उसके अंदर, सिगरेट लेके जा रहा था तो वो गिर गया उसके अंदर। अच्छा, वो आगे जो थे ये पाकिस्तान टोबैको कंपनी वाले, वो आगे खड़े हो गए, निकाल नहीं रहे थे वो। तो जाहिर बात है वो जो स्टूडेंट थे उन्होंने जनाब उधर से एक खैंच, किसी ने उधर, जो हमारी आदत है कि हमने जनाब उसमें सिगरेटें स्टूडेंट ने निकालनी शुरू कर दी। तो वो बेचारे कहते थे यार सब्र कर लो यार, वो टैक्स वाले आ रहे हैं जरा। तो चूंकि मैं उस वक्त मेडिकल का स्टूडेंट था, मुझे क्या पता टैक्स वालों का ये क्या चक्कर होता है। मैं कहता हूँ यार ये पागल ही है, यानी ट्रक के अंदर पानी भरता जा रहा है, सिगरेट खराब हो रहे हैं और ये निकाल नहीं रहे। ये समझ आ रही है? तो जब ये मैंने टैक्स पढ़ा तो फिर मुझे समझ आई कि वो वेट कर रहे थे सेल्स टैक्स वालों का, वो आए और उनको दिखाएं कि भाई ये सिगरेट हमारे खराब हो गए हैं, राइट, इसका जो भी है आप इसका तखमीना लगा लें कि इसका अब हम आपको आउटपुट
टैक्स नहीं देंगे। समझ आ रही है? ये पहली बात ये है कि जो चीज डिस्ट्रॉय होगी उसका आपको आउटपुट कैलकुलेट नहीं करना। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। बात होनी है इनपुट के ऊपर। अगर आपने उसका इनपुट नहीं क्लेम किया, अगर वो एक्सपायर हो गई है तो अब आप क्लेम नहीं कर सकते, और अगर आप क्लेम कर चुके हुए हैं तो उसकी रिवर्सल पड़ जाएगी। ये बात समझ आ गई सबको? भाई समझ आ गई? अब एक है कि ये यूजेबल थी, अभी एक्सपायर नहीं हुई थी, डिस्ट्रॉय हो गई। यूजेबल थी, डिस्ट्रॉय हुई, आपने कर दी उसको, यानी प्रॉपर प्रोविजन के साथ, तो आप इसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। अगर कर चुके हैं तो ठीक, नहीं कर चुके तो कर लें, नहीं कर चुके तो कर लें। हाँ, अब ये हो सकता है कि इस चीज की आपको इंश्योरेंस मिल जाए, आपकी इंश्योर्ड हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंश्योर्ड, तो आपको क्या मिल गई इसकी इंश्योरेंस। अगर उसकी इंश्योरेंस मिल गई तो ये इंश्योरेंस जो होगी ये आपकी आउटपुट ट्रीट की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए और वो इंश्योर्ड हो तो इंश्योरेंस को ही सेल वैल्यू ले लिया जाएगा। लेकिन अगर वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई और वो इंश्योर्ड नहीं थी तो फिर आप उसका आउटपुट कैलकुलेट जो है वो आपको टैक्स नहीं देना। तो असल में डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स का जो असल इशू है वो ये है कि जो मेरी गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, अगर मैं उसके ऊपर इनपुट दे चुका हूँ, टैक्स दे चुका हूँ, क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ या नहीं, उसको मैंने एड्रेस किया यहाँ पे। इंश्योरेंस का कहा था वो मैंने एड्रेस कर दिया। दूसरा ये पूछ रहा है कि अगर वो फेक डिस्ट्रक्शन शो करवा देंगे, ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो करवा दें फिर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपने ऐसी नेगेटिव असम्पशन नहीं कि ये फेक थी, ऐसे नहीं। जो एग्जामिनर ने कहा है उसको मनो अन आपने एक्सेप्ट करना है कि ये ठीक है, जो एग्जामिनर कह रहा है ऐसे ही हुआ, यानी प्रॉपर तरीके से किया गया है, जब तक कि वो उसको ना बताए। बात समझ आ गई? तो ये एक पिक्चर थी, जरा इसको अपने इसका वो बना लें, स्केच बना लें आप, जो भी आपने करना है वो कर लें। इसका प्रिंट स्क्रीन ले लें आप प्लीज, और इसको ध्यान से आज आपने समझना है इसे, बार बार नहीं कहना सर वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपने जो भी बोला है पिछले 20 सेकंड में उसकी आवाज नहीं आई। डिस्ट्रक्शन चीजें पिछली छोड़ते जाओगे फिर आगे समझ नहीं आनी। ये चीजें अब रिपीट होनी है, बार बार रिपीट होनी है सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 5 आपने असाइनमेंट के तौर के ऊपर करना है। ये इसमें वही चीजें हैं, आपकी लोकल सेल आपके पास आ रही है, ठीक है, फिर आपकी रजिस्टर्ड को अनरजिस्टर्ड को इंपोर्ट आपने की, सेल्स टैक्स बिजली के बिल के ऊपर दिया, कोई नई चीज नहीं है। लोकल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये परचेज है, सॉरी ये परचेज है, ये भी परचेज है, ठीक है। ये इंपोर्ट आपकी, ये भी इनपुट है, ये भी आपकी इनपुट है। उसके बाद ये आपकी आउटपुट है, ये भी सेल्स टू अनरजिस्टर्ड, ये भी आउटपुट है आपकी, एक्सपोर्ट भी है। अच्छा, इसके अंदर एग्जेम्प्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास दो सेल्स हैं, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ हमने किया, तो आप इसको ये नहीं है तो नहीं करेंगे, तो आप दो वैल्यू इसकी बात हो रही है, इसमें शामिल है।
Input tax was not claimed on this invoice in the sales tax return of January X8 due to its late receipt. ये 2 लाख रुपए इसमें शामिल था। इसका मतलब ये हुआ कि असल में हमारी जो फरवरी की सेल है वो कितनी है, 8,88,000 8.8 मिलियन। इसमें 2 लाख की सेल जो है वो कौन सी है, जनवरी की। तो आप मुझे बताएं क्या इसमें शामिल होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? क्या रूल क्या कहते हैं, आप अगर किसी इनवॉइस का इनपुट क्लेम नहीं कर सके तो कितनी देर तक उसको क्लेम कर सकते हैं, कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है? सर 6 महीने। शाबाश, 6 महीने। लास्ट डेट बता सकते हैं मुझे इसकी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो इसका मतलब ये है कि आप जून X8 तक इसको क्लेम कर सकते हैं। एम आई राइट? बताएं जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? भाई बताओ ना, या तो ठीक हूँ या गलत हूँ? सर जुलाई तक ले सकते हैं क्योंकि 6 माह से जब शाबाश, होते हैं यानी इसको शामिल नहीं करना इसके बाद। इसका मतलब ये डेट गलत है। हम कहाँ तक ले सकते हैं इसको, यानी उसके बाद 6 माह 2000X8 तक। अच्छा, वो 180 डेज वाला क्या रूल है वो बताएंगे जरा? ये 180 डेज वाला क्या रूल है? सर क्रेडिट की पेमेंट नहीं की, क्रेडिट परचेजेस की 180। शाबाश, वो उसकी पेमेंट करनी है। तो जब 180 डेज की बात आएगी तो आपने रिवर्सल का सोचना है। जब आपकी इनवॉइस की बात आएगी जिसकी अभी आपने क्लेम नहीं किया, तो 6 माह का जब टाइम है उसमें आपने सोचना है कि मैं इसका इनपुट क्लेम करूं या ना करूं। 180 डेज में आप ऑलरेडी इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं, अब देखना है कि इसकी रिवर्सल डलनी है या नहीं डलनी। ये पॉइंट अक्सर स्टूडेंट मिक्स करते हैं, कैफ लेवल पे भी और सी फैब लेवल के ऊपर भी, क्योंकि वो 6 माह ही गिनते हैं। ऐसा नहीं है, दोबारा सुनने, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो उसकी 6 माह तक पेमेंट कर लें। अगर आप इनपुट क्लेम कर चुके हैं तो उसके बाद 6 माह तक आपने पेमेंट करनी है उसकी। दूसरी बात कि अगर आप इनवाइस का इनपुट क्लेम नहीं कर सके तो 6 माह तक क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर 6 माह भी गुजर जाएं तो सेल्स टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 66, वो कहता है फिर आप उसका रिफंड क्लेम कर लें। अपनी रीजन बता दें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को, तो 1 साल तक विदिन 1 ईयर आप उसका रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो पहले 6 माह उसका इनपुट क्लेम कर लें, अगर किसी वजह से नहीं कर सके तो फिर उसका रिफंड क्लेम कर लें। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपने करना है। इसी तरह का और क्वेश्चन है जी। सर ये ड्राइंग्स वाला पॉइंट बता दें जो उसने प्राइवेट यूज रिफंड वाला पॉइंट। ड्राइंग्स का बेटा मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है, सेक्शन 66। मैंने एक चीज आपको बताई है कि अगर आप 6 माह तक भी नहीं उसका क्लेम कर सके, फॉर एग्जांपल आपने चीजें परचेज की, 6 माह गुजर गए, जनवरी में परचेज की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गुजर गया सारा ही, जनवरी भी गुजर गया। अब आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप टैक्स डिपार्टमेंट को रीजन लिख दें और बता दें कि जनाब ये वो चीजें थी, मैं इस वजह से इसका इनपुट क्लेम नहीं कर सका, मेरी कोई वैलिड रीजन थी, ये पैसे मुझे वापस कर दिए जाएं। तो सेक्शन 66 हमें ये इजाजत देता है कि हम उसका फिर इनपुट क्लेम कर सकते हैं 1 साल के अंदर। यानी 6 माह तो गुजर गए, अब 6 माह मजीद आपके पास हैं कि आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। अगर 6 माह भी गुजर जाए फिर अल्लाह ला खैर सला, फिर कमिश्नर चाहे तो आपको रिफंड तो दे सकता है। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं, क्या कहा, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होती हैं, देखे ना, क्योंकि आप उनकी तमाम चीजों का इनपुट क्लेम कर चुके हुए हो, आपने वो चीज बना ली, आपने क्या किया, वो चीज बना ली है। फॉर एग्जांपल आप स्टेशनरी बनाते हैं, पेंसिल्स बनाते हैं, आपने वुड परचेज की, आपने लेड परचेज किया, आपने पेंट परचेज किया,
आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की, इन तमाम चीजों से आपने पेंसिल बना ली, ठीक है। ये पेंसिल आपने सेल कर दी, लॉ कहता है तुम्हारी आउटपुट है, इसका लो टैक्स दो मुझे इसके ऊपर। आपने रजिस्टर्ड को सेल की, अनरजिस्टर्ड को की, लॉ कहता है मुझे इसके पे टैक्स दो। अगर आपने इसकी ड्राइंग्स कर ली तो लॉ कहता है इसके ऊपर भी मुझे टैक्स दो, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है, पे करो मुझे इसके ऊपर टैक्स। समझ आ गई? हाँ, एक सिचुएशन इसमें और सुनिएगा। अगर मैंने पेंसिल ही खरीदी, मैंने 100 पेंसिलें खरीदी और मैंने ये परचेज की है मैंने, और मैंने सेल कर दी, उसमें से रजिस्टर्ड पर्सन को 50, अनरजिस्टर्ड पर्सन को 30, मेरे एम्प्लॉय ले गए 10 और मैंने ड्राइंग्स कर ली 5। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर भी मैंने टैक्स देना है, इसके ऊपर भी टैक्स देना है, इसके ऊपर भी टैक्स देना है, ठीक है। ये जो मैंने ड्राइंग्स की है ना, ठीक है, मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, तो मैं यहाँ पर जो इनपुट क्लेम करूंगा ना वो 100 पेंसिलों का नहीं करूंगा बल्कि 95 का करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सेल्स टैक्स का मॉडल है कि अगर आप खरीदते हैं और खुद इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। तो आपने 100 में से 95 पेंसिलों को टैक्सेबल एक्टिविटी में यूज किया, एक आपने जो 5 पेंसिलें जो थी वो क्या कर दी, आपने खुद इस्तेमाल कर ली। तो ना यहाँ पर आप आउटपुट देंगे और ना ही इसका इनपुट क्लेम करेंगे। अब ऊपर वाले सीन में सुनिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने 100 पेंसिलों का रॉ मटेरियल यूज किया हुआ है, 100 पेंसिल्स का, तो आपने 100 पेंसिल्स का इनपुट क्लेम किया हुआ है, इसलिए ये आपकी आउटपुट है। इसका मतलब ये हुआ ड्राइंग्स जो है वो किसके, ड्राइंग्स के ऊपर कब टैक्स दे, कौन टैक्स देगा, मैन्युफैक्चरर। ड्राइंग्स के ऊपर हमारी, इसका मतलब हमारी ड्राइंग्स कौन सी हो, किसकी आ सकती है एग्जाम में, ड्राइंग्स एक होगी ट्रेडेबल आइटम्स की, ट्रेडेबल गुड्स, और एक है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो अगर ट्रेडेबल आइटम्स होंगी तो आप इसका इनपुट भी क्लेम नहीं करेंगे और इसके आउटपुट पे टैक्स भी नहीं देंगे, ड्राइंग्स के ऊपर टैक्स भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होगी तो आप इसका इनपुट भी क्लेम करेंगे उसका, और उसके आउटपुट के ऊपर भी टैक्स देंगे। ये बात मैंने बताई। कोई और सवाल? जी समझ आ गई आपको? जी सर। यस सर, आ गई। और एक बच्चे ने क्वेश्चन अभी किया था, अभी स्टूडेंट ने और क्वेश्चन किया था। सर अकील आपके नेट सर का यार बाकी बड़ा सर मसला है। सर जी जी सर ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई है उसमें से क्वेश्चन है, जी जी अगर वो जी पूछे। यूजेबल गुड्स हैं तो सर उसका इनपुट, सर मैंने कहा कि अगर यूजेबल गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम हो जाएगा ना, तो आउटपुट टैक्स जी हो उसे जाएगा। इंश्योरेंस आउटपुट टैक्स के लिए सर। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं विदाउट, अलग अलग केस है ना, दोनों की अलग अलग मुझे बात बताएं, क्या वो गुड्स इंश्योर्ड थी या नहीं। इनपुट तो आप क्लेम कर सकते हैं अगर यूजेबल थी, इसको छोड़ दें। अगला सवाल मुझे बताएं कि वो जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुई हैं वो यूजेबल थी, वो इंश्योर्ड थी या नहीं, इंश्योरेंस क्लेम मिला या नहीं मिला। सर अगर वो उनकी इंश्योरेंस नहीं हुई, बेटा आउटपुट नहीं होगा बस। और अगर इंश्योरेंस मिल गई है तो वो आउटपुट है, बस इतनी सी बात है। पहले दो चीजों को फैसला कर लें, एक्सपायर्ड थी, इनपुट नहीं मिलना, आउटपुट तो होना ही नहीं ना किसी सूरत में, निकाल दें। यूजेबल थी, ठीक है, इनपुट क्लेम हो गया या कर लें। अगली बात कि जनाब उसका जो अगर इंश्योरेंस थी तो वो आउटपुट ले लें,
सिंपल, इसको सिंपल रखें, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ठीक है यस सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। बेटा, टाइम जो है ना वो आज मैंने 2 टॉपिक को लाजमी कंप्लीट करना है। जी जी, एक और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, पूछें। सेक्शन 66 समझ नहीं आया। वो बाद में आपको समझा दूंगा मैं। आप सिर्फ इतनी बात समझें कि जो गुड्स आपने खरीदी हैं उधार के ऊपर, उसका 180 दिनों के अंदर पेमेंट करनी है। अगर नहीं की तो 180 दिन एक्सपायर होने के बाद उसको ऐड कर देंगे। बस इतनी बात समझें। अगर सेक्शन 66 की नहीं समझ आई तो उसको फिर छोड़ दें। फिलहाल इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए कि ये आज तक ये क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आया, मैंने एडिशनल आपको चीज बताई है। 180 डेज की समझ आ गई है तो ठीक है फिर। ठीक है जी। सर बाकी सर कल कंप्लीट कर लेना सर। जी सर मैं कह रहा हूँ सर आज से आज़ादी है सर, आज के लिए सर इतना ही बहुत है सर। यार देखें, इस मुल्क को अगर आजाद करवाना है ना तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले भी बताया था। सर रिफंड वाला आजादी तक से कौन सी एक्सप्लेन आजादी? कर दें थोड़ा सा। सर मुल्क तो आजाद हो गया सर, आजादी मनानी है सर अब तो। यार यस सर, क्या ऐसे ही है आजादी सर। बनानी है? ये आजादी बाकी जो है ना वो है बिल्कुल ठीक है। ये 8वां भी, यानी ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक क्वेश्चन के बाद का होगा। जो 8 क्वेश्चन इमरान शहजाद के ऊपर बड़ा आपका जोर चलता है, बाकी सारे सब्जेक्ट आप बड़ो मेरी जो है ना खत्म अपने इंस्टीट्यूट के अंदर कंपेयर कर यार रहा सर, थोड़ा फर्क है मैं आप सर ये नहीं कह उस्मान रहा, लेकिन गुलजार है सर। यार अगर मैं तो नहीं ये कहता बाकी है हूँ जो सर। चीजें मैंने पढ़ाई है ना कि मेरा स्टूडेंट क्वालिफाई करे। सिलेबस खत्म करना है, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। आप जरा मेरे लेक्चर काउंट करें, मैं कहाँ 70-80 घंटे पढ़ा चुका हूँ आपको। 60 आवर जो है वो होते हैं जिसके अंदर सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं लगा हुआ हूँ, साथ साथ मैं ये बात मेक श्योर कर रहा हूँ कि आप उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें, समझें। बास क्लासेस के ऊपर मैं डबल सेशन, ट्रिपल सेशन लगा चुका हूँ। तो अगर आपको उसमें फायदा मिल रहा है, मेरा ख्याल है कि अगर आप 100 रुपया दे रहे हैं, कोई बंदा आपको 120 की चीज दे रहा है, इस पे तो खुश होना चाहिए। कैलकुलेट करना है। टैक्स रेट इज 7, उसका भी चार्ज, मोटरसाइकिलें भी चलानी सड़कों के ऊपर। सेल्स टैक्स रेट इज 17%, फर्दर टैक्स 3% शैल आल्सो बी चार्ज। ये किताब के शुरू में मैं पढ़ रहा हूँ। आल्सो बी चार्ज व्हेन, हमारा जो इशू है एक डिस्कस हो गया, पहला सप्लाई का मैंने वो कंप्लीट कर दिया, इंक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स ड्राइंग से वो मेरा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है कि कब फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होना, और तीसरा इसका लास्ट ऑप्शन होगी कि कब आपने 90% वाला रूल एग्जाम में अप्लाई नहीं करना। इसको जरा सुनिएगा। The goods are supplied to unregistered person. It means that tax rate is 17% plus 3% on the supply of goods. लेकिन आपने ये 3% नहीं लेना बराए मेहरबानी, इसको बाद में एंड पे कैलकुलेट करना है। However, further tax shall not be charged. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपकी, shall not be charged। ये इसको रट्टा लगा लेना, लिख लिख के इसकी मत मार देनी है आपने। कहाँ कहाँ फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, यानी कब आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेंगे। क्या कहा मैंने? कब आप, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ समझ आ जाएगी, कब आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेंगे लेकिन फर्दर टैक्स नहीं देंगे। ये बात ज़हन में रखें, उर्दू में समझेंगे आपको सही समझ आएगी। ठीक, हाँ क्या 17% नहीं भी, 17% तो अलग चीज है ना, वो तो देना ही देना है। सप्लाई टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, जैसे स्टेट बैंक है, एसटीसीपी है, इनको अगर आप सप्लाई देंगे तो आप गवर्नमेंट को 17% देंगे, 3% टैक्स नहीं देंगे। अच्छा, अब एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है? एग्जामिनर कहता है जी अनरजिस्टर्ड को हमने सप्लाई दी 1 लाख रुपए की, इसमें से हमने 20,000 रुपए की सप्लाई दी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। बताएं क्या ट्रीटमेंट होगा?
सर परमिशन 17% गवर्नमेंट पे 17% आपका लगेगा। शाबाश, इसका 17% ले देंगे और फर्दर टैक्स जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 80,000 का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 80,000 का, क्योंकि 20,000 के ऊपर तो आपका फर्दर टैक्स नहीं लगना, क्योंकि वो तो आपने गवर्नमेंट को सप्लाई दी है, तो इस पे आप 3% नीचे जाके कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गई? पहली चीज, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर इंक्लूडिंग बाय अ रिटेलर। इसका मतलब रिटेलर जो है वो थर्ड शेड्यूल की आइटम बेचे या जो मर्जी बेचे, वो फर्दर टैक्स नहीं देगा। मैं रिटेल गुड्स की बात नहीं कर रहा, रिटेलर। एंड कंज्यूमर कौन कौन है? आप एंड कंज्यूमर हैं, ड्राइंग्स के ऊपर 3% लेंगे? नहीं लेंगे। एम्प्लॉय चीजें उठा के ले जाए 3% लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है, किसी स्कूल को दे आप चीजें, किसी स्कूल ने कहा जी मुझे यूनिफॉर्म बना के दें, उसको आप यूनिफॉर्म बना के देते हैं, फर्दर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। समझ आ गई? एक फैक्ट्री है, जैसे बाटा है, इसकी मिसाल ले लें। बाटा फैक्ट्री है, उसने एक उसकी शोरूम है मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर, उसका शोरूम है, यहाँ से वो चीजें सप्लाई कर रहे हैं, तो 3% लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो आगे एंड कंज्यूमर को जूते बेच रहे हैं। हाँ, बाटा वाले किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जूते बेचें जो है वो कोई आगे ट्रेडर है जो वो अनरजिस्टर्ड है, फिर वो 3% देंगे। आइटम्स फॉलिंग अंडर थर्ड शेड्यूल रिटेल के ऊपर भी टैक्स, फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, बेशक एंड कंज्यूमर को बेचें या ना बेचें। इससे क्या पता चला? अगर सीमेंट जो कि थर्ड शेड्यूल की आइटम है, सीमेंट फैक्ट्री से चला, आगे आपने बेच दिया होलसेलर को, होलसेलर ने बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे रिटेलर, कहीं पर भी ये सारे के सारे फर्ज करें अनरजिस्टर्ड है, कोई बंदा फर्दर टैक्स नहीं देगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स, वापडा, ये वापडा वालों के लिए, किसके लिए है? लेस्को के लिए और वापडा के लिए। वापडा वाले जब सप्लाई देंगे घरों में, तो वो उनसे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। किन से चार्ज करेंगे? फैक्ट्रियों से, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो 17% भी उनको चार्ज करेंगे और 3% भी होगा। नेचुरल गैस, सब इसी तरह नेचुरल गैस आ गई, SNGPL, ये उसकी बात की जा रही है। इसका मतलब ये वाली दो चीजें, इसके आपका क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी चीजें हैं? ये वाली। आगे आ जाएं, सप्लाई ऑफ सेकंड हैंड वॉर्न क्लॉथिंग एंड अदर वॉर्न आर्टिकल्स। ये आपने कभी देखा? ये जब आप गाड़ियों में या मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो स्टॉप के ऊपर कुछ लोग कपड़ा बेच रहे होते हैं, रंग बिरंगे उन्होंने कपड़े पकड़े हुए होते हैं। इसी तरह अगर आप किसी मोटर मैकेनिक के पास जाए ना, तो वो काम करने के बाद क्या करता है कि उसके पास कुछ टाकियां सी पड़ी होती हैं, छोटी छोटी बुरसी होती है जिससे वो मशीन साफ करता है, उसको कहते हैं वॉर्न क्लॉथेस। जब आप शर्ट बनाते हैं ना, देखिए ये कपड़ा है, इसमें से इतना उन्होंने पैच निकाल लिया, तो ये बाकी हिस्सा बच जाता है, वो बेच देते हैं। तो इसके ऊपर भी जो है वो बेशक एंड कंज्यूमर को बेचें या जिसको भी बेचें, इसके ऊपर भी फर्दर टैक्स नहीं देंगे। फिफ्थ शेड्यूल, जीरो रेटेड गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फोम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्प्रिंग मैट्रिसेस, गद्दे वगैरह जो है, कौम तंग है बेचारी, तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है यार, जो गद्दे हैं, गद्दा नहीं गद्दा, तो इनके ऊपर भी ये जिसको मर्जी बेच दें, इसके ऊपर भी फर्दर टैक्स नहीं देना। एंड वाइट क्रिस्टल शुगर, फर्टिलाइजर्स, जेट फ्यूल वगैरह जो है, इसके ऊपर भी चीनी जो है वो कहाँ से चलेगी? शुगर मिल से, मिल से किसको जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। तो चीनी के ऊपर भी आपने टैक्स नहीं देना। ठीक है जी, ये आगे लाइन आपको बताई जा रही है। ये एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको कोट कर दी हैं, ये एग्जाम में भी आ चुकी हुई हैं। एक एक्सेप्शन है 90% रूल की, ये जो बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करनी है। आगे आनी है 90% की एक्सेप्शन, वो आपने याद करनी है।
ये जो शेड्यूल है ना बेटा, ये आपने पढ़ने हैं, और जो आइटम्स आपको ना समझ आई मेरे से आपने डिस्कस करनी है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये देखें 2.8 जो आपके पास आ रहा है। ये देखें, ये 3rd शेड्यूल की आइटम है। सर ये सारी थ्योरी है ना? नहीं, ये किताब में थ्योरी है। ये 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 21 आपका थ्योरी का है, 23 जो है वो आपका उसका है, क्या कहते हैं उसको, न्यूमेरिकल का है वो। ये आ गया जी सेक्शन 8B, जिसकी मैं बात कर रहा था, 90% का रूल। ये मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हुआ हूँ कि 90% का रूल क्या होता है, कैसे, कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये सारी चीजें। इसकी एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब आपने 90% की रिस्ट्रिक्शन को नहीं कंसिडर करना। ठीक है, ठीक है, ये देखिएगा, persons registered in electrical energy sector and gas distribution companies। तो जो वापडा है, लेस्को है, आईएसको है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सेक्टर में, इन लोगों के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट इनपुट आउटपुट में से अपना इनपुट माइनस करना है, इनके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। OMCs, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड पाकिस्तान स्टील मिल, राइट। तो ये फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सक्लूडिंग होलसेलर्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऊपर लिखा जाए, हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है कि ये मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहां पर आपने 90% का रूल अप्लाई नहीं करना, सारा इनपुट क्लेम करना है आपने। उसके बाद है जी कमर्शियल इंपोर्टर, जैसे 9वां और 10वां क्वेश्चन मैंने आपको कहा, तो उनके ऊपर ये रूल अप्लाई। प्रोवाइडेड import the value of imported subject to 3% value addition tax exceed 50% of the value। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सन मेकिंग zero rated suppliers, value of such supply exceeds 50% of the value। ये आ गई, ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो समझना जरूरी है। टेली कम्युनिकेशन कंपनीज, ठीक है, ये तो हमारे एग्जाम में हमें जो जिन चीजों से वास्ता पड़ सकता है वो 3 है, याद हमें सारी होनी चाहिए। पीटीसीएल वगैरह ये इनके ऊपर भी नहीं लगेगा, पीटीसीएल, वापडा, ओएमसीज इनके ऊपर लगेगा, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है। अब इसको जरा समझिएगा। मैं अज्यूम करता हूँ, एक फिगर लेता हूँ कि मैंने, मेरी परचेज है लोकल परचेज, वो है 100 की, और मेरी इंपोर्ट है 50 की, और मेरी कमर्शियल इंपोर्ट है 100 की। कोई मुझे बता सकता है इंपोर्ट और कमर्शियल इंपोर्ट में क्या फर्क है? कमर्शियल इंपोर्ट फिनिश गुड्स की इंपोर्ट है। ट्रेडिंग होती है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाहर से खरीद के एज इट इज बेचनी, और इंपोर्ट रॉ मटेरियल को कहते हैं। टोटल करें कितना हो गया? कमर्शियल इंपोर्ट के ऊपर नॉर्मली हम 3% वैल्यू एडिशन टैक्स करते हैं। जब इंपोर्ट करेंगे तो आप डिपार्टमेंट को कितना टैक्स देंगे? कस्टम डिपार्टमेंट को 17%, और कमर्शियल इंपोर्ट पे 20% देंगे। टोटल आ गया 250। अब आपने देखना है कि इस टोटल वैल्यू में ये कितने परसेंट है। करें जरा, 100 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100, 40% सर। 40%। ये समझे कि मिस्टर ए है,
तो इससे ये पता चला कि मिस्टर ए के ऊपर 8B लगेगा, यानी इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। चलें आगे चलते हैं। एक है मिस्टर बी, उसने भी परचेज की 100 की, उसने भी इंपोर्ट की 50 की, लेकिन उसकी जो कमर्शियल इंपोर्ट है वो है 300 की। तो टोटल कितनी हो गई इसकी? 450 की। टोटल इसकी इनपुट्स कितने हो गए? 450 के, यानी इंपोर्ट प्लस परचेज। इसमें एक्सपेंसेस नहीं लेने, बिजली का बिल वगैरह नहीं लेना, सिर्फ इंपोर्ट्स और परचेजेस लेनी है इसके अंदर। अब देखिएगा कि कमर्शियल इंपोर्ट उसकी टोटल परचेज में कितनी है। 300 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100, कितना आंसर आ गया? 66.6%। 66.67% आंसर। इससे ये पता चला कि मिस्टर बी जो है वो इस महीने, सिर्फ इस महीने वो सारे का सारा इनपुट क्लेम कर सकते हैं। उनके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन 8B इस महीने एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या सारी उम्र के लिए खत्म हो जाएगा? नहीं। जिस महीने में भी कोई शख्स ये कंडीशन पूरी करेगा कि उस महीने की उसकी कमर्शियल इंपोर्ट उसकी टोटल टैक्सेबल सप्लाईज का 50% से बढ़ जाए, उस महीने लॉ ने इजाजत दी कि तुम सारे का सारा इनपुट क्लेम कर लो, तुम्हारे ऊपर हम 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। ये बात समझ आ गई भाईजान? बात समझ आ गई? इसकी पिक्चर लेने, क्योंकि आपने मेरे से ये 500 दफा सवाल दोबारा करना है, मुझे पता है इसका। सर एक मिनट रिपीट कर दीजिएगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई साहब किसी महीने उनकी कमर्शियल इंपोर्ट जिसके ऊपर उन्होंने कस्टम डिपार्टमेंट को इंपोर्ट के टाइम के ऊपर 3% वैल्यू एडिशन टैक्स दिया हुआ है, वो अपनी उस सप्लाई को टोटल इस महीने की सप्लाई पे डिवाइड कर लें। अगर आंसर 50% से ज्यादा है तो वो इस महीने अपनी टोटल इनपुट को माइनस करेंगे, उसके ऊपर 8B यानी 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। ये मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो भाई समझ आ गई है? ठीक है सर। चलें अब आते हैं हम जीरो रेटेड के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या था? हम इसको फिगर को चेंज करते हैं। अब हम आउटपुट की तरफ आते हैं। मिस्टर ए ने लोकल सेल की, रजिस्टर्ड को, अनरजिस्टर्ड को, और ये एक्सपोर्ट कर दी। तो टोटल उनका आउटपुट कितना हो गया? टैक्सेबल आउटपुट जो है 250। तो वो क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट को डिवाइड करेंगे टोटल सेल के ऊपर, और अगर उनका आंसर 50% से ज्यादा हो गया तो उनके ऊपर भी ये 8B यानी 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। लेकिन चूंकि इनका मिस्टर ए का जो आंसर आ रहा है वो 40% है, लिहाजा मिस्टर ए के ऊपर 8B की रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। मिस्टर बी ने भी सेल की 100 की लोकल और अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड को, और 300 रुपए की एक्सपोर्ट कर दी उन्होंने। टोटल सेल 450। इन्होंने अपनी जो जीरो रेटेड थी उनको डिवाइड किया इसके ऊपर, तो आंसर आ गया 66%। अब मिस्टर बी को इजाजत है कि इस महीने सारे का सारा इनपुट क्लेम कर लें। अगला सवाल, अगर क्वेश्चन में कमर्शियल इंपोर्ट भी गिवन है और जीरो रेटेड भी गिवन है तो किसको चेक करें? दोनों को चेक करें। अगर कमर्शियल इंपोर्ट आपकी 40% है लेकिन जीरो रेटेड 60% आ गई तो फिर भी आप इनपुट क्लेम सारा करेंगे, आपके ऊपर 8B नहीं लगेगा। और अगर आपका कमर्शियल इंपोर्ट 60% है और जीरो रेटेड 30% है तो ये कंडीशन मीट करेगी, फिर भी आप, यानी दोनों में से कोई कंडीशन मीट कर जाए या आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो किसी सूरत में भी अगर आप इन सारी एक्सेप्शन में फॉल कर गए तो आप इनपुट क्लेम सारे का सारा करेंगे। आप क्वेश्चन में 90% वाली बात फिर नहीं लिखेंगे। ये मैंने बात समझाई थी आपको, क्यों जी? इट्स ओके मैं थर्ड्स का जो लिखा हुआ सर, जी। उसमें आगे थर्ड्स मेरे का पास जो क्यों नहीं आ लिखा रहा? हुआ
सर वो दिखाइएगा, पिक्चर लेनी है। अच्छा जी, इसमें आप जो है वो पुरानी किताब थी, इसमें एक नई इन्होंने अमेंडमेंट जो है वो भी इनकॉर्पोरेट की है, वो है 80% की। ठीक है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। थर्ड शेड्यूल के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर आप थर्ड शेड्यूल के मैन्युफैक्चरर नहीं हैं एंड बट यू आर डीलिंग इन द थर्ड शेड्यूल आइटम्स, आप जो है वो उसमें डील कर रहे हैं, शैम्पू में डील कर रहे हैं, सोप में डील कर रहे हैं और बहुत सारी आइटम्स में आप डील कर रहे हैं, लेकिन आप इन चीज़ों के मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, तो उस केस में अगर आपकी टोटल जो सप्लाईज हैं उसका रिटेल गुड्स 80% हो गई, 50 नहीं, कितनी हो गई, 80%, ये साल की अमेंडमेंट है जिन्होंने चेंज की, तो फिर भी आपके ऊपर 8B अप्लाई नहीं होगा। ये चीज थी जो आप पूछ रहे थे मेरे से। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? जी बेटा, कोई और सवाल हो आपका मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी आपने क्या बताया सर, रिपीट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपकी किताब में एक नई अमेंडमेंट है रिटेल की, कि अगर कोई साहब जो है वो रिटेल गुड्स में डील करें और वो मैन्युफैक्चरर ना हो, यानी जैसे ये PTCL वाले हैं, ये सोप बनाते हैं, ये लक्स वगैरह साबुन बनाते हैं ना, इस तरह जो फर्टिलाइजर्स की गुड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जो थर्ड शेड्यूल में आप चीज़ों को डील करते हैं, जितनी भी रिटेल गुड्स हैं, अगर आप उनके ट्रेडर हैं और आपकी इस महीने में टोटल टैक्सेबल सप्लाईज में रिटेल गुड्स 80% से एक्सीड कर जाए, तो आपके ऊपर उस महीने में 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी, आप सारे का सारा क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे पहले पॉइंट में 50% एक्सीड कर गया था, तो यहाँ पे 80% है। हाँ, रिटेल गुड्स के लिए 80% है। और पहला कौन सा पॉइंट? अभी कोई मुझे कह रहे हैं कि जी मेरा पहला पॉइंट हमें एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट पॉइंट बेटा कौन सा आप कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें? इसमें जो है वो कुछ तो उसके अंदर कंपनीज को लिखा गया है कि ये कंपनीज के ऊपर ये रूल ही अप्लाई नहीं होना, जिसमें OMCs हैं, उसमें लेस्को है, वापडा वगैरह है, फर्टिलाइजर्स वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, CNG डीलर्स, पेट्रोलियम डीलर्स हैं, इनके ऊपर तो अप्लाई ही नहीं होना, बाकी कंडीशनल है सबके ऊपर, वो जो नीचे बात की गई है। ठीक है जी, लें जी, एज पर रूल हमारे 4 बज गए इंशाल्लाह। बाकी जो इसमें चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा 10 से ऊपर वाले क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। आपने 10th क्वेश्चन इंक्लूडिंग 5 ये सारे कंप्लीट करने हैं। अब इसके बाद जो मेरी जिम्मेदारी है वो 10 से आगे है, 10 तक आपकी सारी असाइनमेंट्स हैं, आप उसको करें, उसको देखें। ठीक है, बाकी सारे मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।